हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश, इन सभी वंशों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। गुलाम वंश के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे, जो लगभग 150 प्रश्नों की श्रृंखला हम अपनी 2 पार्टों में इसे लेकर के उपस्थित हैं। तो पहले पार्ट के वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 खिलजी वंश से जुड़ा हुआ है, जो ये सभी प्रश्न खिलजी वंश से हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे कहा गया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से वो प्रसिद्ध रहा। पहला शासक, संस्थापक शासक था। इसने खिलजी वंश नाम से अपने वंश की स्थापना की। खिलजी नामक स्थान जहाँ पर फिरोज खिलजी के पूर्वजों ने निवास किया था, कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज जहाँ निवास करते थे, वह अफगानिस्तान का खल्ज क्षेत्र हुआ करता था। यानी ऑप्शन के अनुसार अफगानिस्तान सही हुआ। वहीं अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्रों से ये भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, खिलजी वंश की स्थापना को भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। यह ऑप्शन सही है। तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई, चूँकि अब खिलजी लोग आ गए थे। खिलजी सुल्तानों ने एक साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात किया, जिसने तुर्की साम्राज्य को राजनीतिक एकात्मकता प्रदान की। ये ऑप्शन भी सही सर। एक साम्राज्यवादी युग का जिन्होंने सूत्रपात किया था और तुर्की साम्राज्य को राजनीतिक एकात्मकता जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, गुलाम वंश के अंतिम शासक गायकवाद की हत्या कर फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन होगा, अगर तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने खिलजियों को तुर्क जाति का बताया? तो किसने खिलजियों को तुर्क जाति का बताने वाले जो विद्वान हैं, वे फखरुद्दीन, बार्थोल्ड, रॉबर्टी, यानी कि ये तीनों विद्वान, उपयुक्त सभी जो हैं, ये तीनों विद्वान खिलजियों को तुर्क जाति का बताया। फखरुद्दीन, रॉबर्टी तथा बार्थोल्ड। खिलजी वंश के बारे में यह कथन कि खिलजी क्रांति से न केवल एक नवीन वंश का उदय हुआ, बल्कि इसने अनवरत विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक क्रियाकलापों के एक युग को जन्म दिया। एक युग का इसने जन्म दिया। तो ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कि डॉक्टर KS लाल का कथन है। ये क्वेश्चंस नेट और TGT PGT की परीक्षाओं में आता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर अधिकार किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर अधिकार कैसे किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अमीरों, सरदारों तथा जनता के द्वारा चुना गया था। चूँकि यह सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर, दिल्लीवासियों के आग्रह करने पर इसने शासन सत्ता को स्वीकार किया था। बल्कि इसका कहना था कि गुलाम वंश के जो उस वंश से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए लोग हों, वे शासन सत्ता को ग्रहण करें, लेकिन लोगों के चुनाव द्वारा इसने सिंहासन को प्राप्त किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली के किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि तथा आरिज मुमालिक का पद प्रदान किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो गायकवाद के समय बहुत ऊंचाइयों पर उत्थान की अवस्था में था, और उसी ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि तथा आरिज मुमालिक का पद प्रदान किया था, वो गायकवाद ने। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में कहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। किलोखरी के महल में करवाया था। जलालुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी स्थापित की थी। तो जलालुद्दीन अपनी प्रारंभिक राजधानी किलोखरी को ही बनाया था, चूँकि यहीं से इसने राज सिंहासन को स्वीकार किया था, सिंहासनारोहण किया था अपना, और यहीं इसने अपनी राजधानी भी स्थापित की थी, किलोखरी को। 13 जून 1290 को जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक गायकवाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में, उसी क्वेश्चन को, यानी कि किलोखरी के महल में जो गायकवाद द्वारा निर्मित था, किलोखरी का महल, उसी महल में इसने अपना राज्याभिषेक
करवाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अयोग्य एवं असफल शासक माना गया। अयोग्य एवं असफल शासक क्यों माना गया, इस पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार वह अपने समय हुए विद्रोह को दबाने में असफल रहा, वह मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सका अपनी अतिशय विनम्रता और उदारता के कारण। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वह अतिशय विनम्रता और उदारता इसकी राजनीतिक सिद्धांत था, इसकी नीति थी। यह कहा करता था, मैं मुसलमान हूँ और किसी मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। इसलिए यह बहुत ही उदार था, विनम्र था और इसकी उदारता और विनम्रता ही इसके पतन का कारण बनी थी। सुल्तान जलालुद्दीन के शासन काल में कड़ा मानिकपुर के किस सूबेदार ने विद्रोह कर सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम से सिक्के चलवाए एवं खुतबा भी पढ़वाया था। तो ये मलिक छज्जू था जिसने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की तथा सिक्के एवं खुतबा पढ़वाया और जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह किया था। सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खान ने ईरान से आए किस फकीर की दिल्ली में हत्या करवा दी। तो ईरान से आए जो फकीर थे सीदी मौला की हाथियों के तले कुचलवा करके इसके पुत्र अरकली खान ने हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर को जीतने के लिए सैन्य अभियान किया। मार्ग में उसने झाइन के किले को जीता। इस किस किले की सुदृढ़ स्थिति को देखकर जलालुद्दीन ने युद्ध न करने का निर्णय लेते हुए अपने सरदारों से कहा कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलों की तुलना में अधिक महत्व देता है। तो ये किला कौन सा था, इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह किला रणथंभौर का किला था। रणथंभौर का ये किला था जिसको जीतने के लिए उसे काफ़ी सशक्त मेहनत करना पड़ा और अंत में उसने अपने भाइयों को वापस चलने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है अपने सेना को, किस मंगोल आक्रमणकारी ने 1292 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर सुनाम तक पहुंच गया। कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था जो सुनाम तक पहुंच गया था, तो अब्दुल्ला खां था। अब्दुल्ला खां ये मंगोल आक्रमणकारी था जिसने 1292 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके सुनाम तक पहुंच गया था। जलालुद्दीन के समय में किस जाति के लगभग 4000 लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर नवीन मुसलमान की उपाधि के साथ दिल्ली के समीप मुगलपुर में बस गए थे। तो ये मंगोल थे। मंगोलों को जलालुद्दीन ने संरक्षण दिया। उन्हें दिल्ली में काफ़ी संख्या में जो नवीन मुसलमान के रूप में आए और उन्हें मुगलपुर में बसाया, जो दिल्ली के निकट इसने मुगलपुर नामक एक नगर भी बसाया था। किस मंगोल नेता से जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किया, तो ये नेता उलुग खां था। उलुग खां से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था और ये उलुग खां मंगोल नेता था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशतावाद के आदर्श को अपने सामने रखा। तो ये ऑप्शन सही है। उसने राजत्व के आदर्श उच्च थे, उसके राजत्व के आदर्श उच्च थे और उसकी नीति भी श्रेष्ठ थी। तो ये ऑप्शन भी सही है। वह कठोरता और रक्तपात की नीति में विश्वास नहीं करता था। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो विकल्प सही होगा वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अलाउद्दीन ने छलपूर्वक जलालुद्दीन खिलजी की कहाँ पर हत्या करवा दी, तो हत्या उसने मानिकपुर में करवा दी थी। मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर की जागीर थी, सूबा था जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सूबेदार हुआ करता था और देवगिरी की सफलता के उपरांत वह कड़ा मानिकपुर में ही मिलने का स्वागत करने का जलालुद्दीन खिलजी से मिलने का वादा किया और यहीं कड़ा के आगे मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी जिसे अली गुरशास्प के नाम से भी जाना जाता था का जलालुद्दीन खिलजी से क्या संबंध था, तो यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद था। इस प्रकार दोनों ऑप्शन भतीजे और दामाद सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन की हत्या की गई थी। अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन की जो हत्या की गई थी 20 जुलाई 1296 चारों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसकी डेट अलग अलग है। तो ये डेट 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है।
मृत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में यह कथन है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था जबकि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। किसका कथन है? तो यहाँ कथन पूछा जा रहा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत ही चर्चित इतिहासकार विद्वान हैं जिनका नाम जियाउद्दीन बर्नी का है। जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये उपर्युक्त कथन डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव यानी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इनका नाम है, इन्हीं का ये वाक्य है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठने से पूर्व किसे दिल्ली के तख्त से अपदस्थ किया? तो किसे दिल्ली के तख्त से अपदस्थ किया था? तो तख्त पर बैठने से पहले रुकनुद्दीन इब्राहिम नामक व्यक्ति को इसने दिल्ली के तख्त से अपदस्थ करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो यह लाल महल में किलोखरी में जलालुद्दीन ने करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? तो ये सिकंदर ए सानी, अबुल मुजफ्फर, सुल्तान अलाउद्दीन, मोहम्मद शाह खिलजी, यास्मिन उल खिलाफत, नासिरी, अमीर उल मिमुनिन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि के साथ वह सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? तो अलाउद्दीन का राज्याभिषेक 1296 ईस्वी को किया गया, यानी 1296 ईस्वी में वह सिंहासनारोहण किया। अलाउद्दीन की किस सफलता से खुश होकर जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानीपुर की सूबेदारी सौंपी थी? तो मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही सराहनीय योगदान को देखते हुए जलालुद्दीन ने इसे कड़ा मानीपुर की सूबेदारी प्रदान की थी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में किन योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात सोची? विश्व विजय, नवीन धर्म की स्थापना, ए और बी दोनों। तो ये विश्व विजय और नवीन धर्म की स्थापना ये दोनों योजनाओं को करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर इसने नवीन धर्म की योजना को त्याग दिया था और सिकंदर एसानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण किया था। अलाउद्दीन ने अपने को किस महान योद्धा के समतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया? तो इसने अपने को सिकंदर के समतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि सिकंदर द्वितीय या सिकंदर एसानी की उपाधि इसने धारण किया था। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर किस उपाधि को अंकित करवाया था? तो अलाउद्दीन ने सिकंदर एसानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अलाउद्दीन को उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के दुष्परिणाम के प्रति सचेत करते हुए किसने उसे इससे पृथक होने की सलाह दी? तो ये व्यक्ति थे अला उल मुल्क, जो दिल्ली के कोतवाल थे। इन्होंने ही नवीन धर्म को त्यागने की बात इसे समझाई थी। सिंहासन पर बैठने के समय अलाउद्दीन के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थीं। जलालुद्दीन के पुत्रों का विद्रोह, उत्तर पश्चिमी सीमा पर खोखर और मंगोल आक्रमणकारियों का भय, सैन्य संगठन की समस्या, यानी कि ये तीनों समस्याएं कहीं न कहीं अलाउद्दीन के सामने थी। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। जलालुद्दीन के पुत्रों का विद्रोह भी था, उत्तर पश्चिम सीमा पर खोखर और मंगोल का आक्रमण भी था और सैन्य संगठन की समस्या थी। फिरोज खिलजी की हत्या के उपरांत दिल्ली में उपजे असंतोष को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किन साधनों का प्रयोग किया? दिल्ली के अमीरों को उच्च पद प्रदान कर, दिल्ली की जनता को प्रचुर मात्रा में धन सोना बांटकर, अत्यधिक उदारता दिखाकर, यानी कि ये चारों ऑप्शन सही प्रतीत हो रहे हैं। अत्यधिक उदारता तथा दिल्ली प्रचुर मात्रा में धन बांटना तथा दिल्ली के अमीरों को उच्च प्रदान करके सबको संतुष्ट किया। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां एवं उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर अपने किन प्रतिद्वंदियों को समाप्त करवाया? तो ये उसके जो प्रतिद्वंदी कौन थे? प्रतिद्वंदी उसके थे अरकली खां, इब्राहिम, उलुग खां, अहमद जब, यानी कि जो ऑप्शन प्राप्त हो रहा है
उस ऑप्शन के अनुसार ये सभी उसके विद्रोही थे और सभी का उसने दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित था? तो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, राजत्व का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, राज्य का कल्याण एवं प्रजा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। शासक स्वयं में एक कानून होता है, शासक स्वयं में एक कानून होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि सभी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सहयोग से अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया था? तो अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत इसने, काजी एक थे इसके बहुत बड़े सहयोगी थे, इसे सलाह देते थे, उनका नाम था काजी मुगीसुद्दीन के सहयोग से अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत इसने निर्धारित किया था। अलाउद्दीन के राजत्व से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस्लाम धर्म में आस्था बनाए रखी, राजनीति में उलेमा वर्ग के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया, तो इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। ये पहला ऑप्शन, इस्लाम में आस्था बनाए रखी, सही है। राजनीति में उलेमा वर्ग के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था, चूंकि इसने योग्यता को प्रश्रय दिया था, योग्य व्यक्तियों को ही उच्च पद प्रदान किया था। नेक्स्ट है, खलीफा से सुल्तान के पद को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। खलीफा की परंपरा को समाप्त कर दिया, तो ये ऑप्शन ही असत्य है। खलीफा की परंपरा को यह समाप्त नहीं किया था, बल्कि ऊपर के तीनों कार्यों को इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण की गई उपाधि यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन का अर्थ है, तो इसका अर्थ खलीफा का नायब होता है। इसका जो अर्थ होता है यामीन उल खिलाफत नसीर अमीर उल मुमनिन का अर्थ खलीफा का नायब होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित कार्यों में किसे संपन्न कर अपने पूर्ववर्ती शासकों की परंपरा को समाप्त किया? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, खलीफा की परंपरा को समाप्त किया। तो खलीफा की परंपरा को समाप्त नहीं किया, बल्कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन इसके द्वारा धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। जो धर्म राज्य पर हावी होता था, आधिपत्य होता था धर्म का राज्य पर, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि राज्य से, प्रशासन से धर्म की सत्ता को इसने खारिज किया था। इतिहासकार के.एस. लाल ने सुल्तान की तुलना निम्नलिखित में किससे की? तो सुल्तान की तुलना लुई 14वें से की है, के.एस. लाल ने। ऑप्शन बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथन है कि वह विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा था। तो ऐसा कथन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रह करके काफ़ी दिनों तक अपने साहित्यिक कार्यों को किया था और वीणा तथा सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में इन्होंने उक्त वाक्यों को लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए 4 अध्यादेशों का उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए चारों उद्देश्य, जो अध्यादेश थे, उनके उद्देश्य प्रजा में नैतिक गुणों का विकास करना, सरदारों एवं तुर्क अमीरों की बढ़ रही शक्ति को कुचलना। तो ये ऑप्शन, सरदारों एवं अमीरों को अपने प्रति अधिक निष्ठावान बनाना, तो इन ऑप्शनों में सबसे सही ऑप्शन सरदारों एवं तुर्क अमीरों की बढ़ रही शक्ति को कुचलने के लिए ही इन्होंने 4 अध्यादेश लाया था अलाउद्दीन ने, ताकि इसके साम्राज्य में इसके खिलाफ कहीं विद्रोह ना हो, षड्यंत्र ना होने पाए। बार बार होने वाले विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए 4 महत्वपूर्ण अध्यादेश थे। वे महत्वपूर्ण 4 अध्यादेश कौन कौन से थे? तो सभी पेंशनें एवं अनुदानों को व्यक्ति से छीनकर सल्तनत में शामिल करना, ये था। चूँकि उसने सभी अनुदानों को जो दिया था वह छीन लिया था लोगों से, सही है। एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना, यानी कि गुप्तचर प्रणाली को स्थापित करके ही वह प्रशासन करने में सफल रहा। दिल्ली में मदिरा आदि पदार्थों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि शराब सेवन पर, मदिरा के सेवन पर उसने पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमीर एवं सरदारों के आपसी मेल मिला, यानी कि अमीर एवं सरदार जो आपस में मेल जोल रखते थे, आपसी
आपस में ही एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह भी करते थे। इन सभी चीज़ों पर इसने रोक लगा दी थी, क्योंकि अगर ये आपस में मिलेंगे नहीं तो सुल्तान एवं प्रशासन के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे और विद्रोह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उपर्युक्त चारों विकल्प, अगर पांचवा देखा जाए तो अमीरों एवं सरदारों को अपनी निजी संपत्ति का ब्यौरा देना, तो किसी की संपत्ति से इसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन ऊपर के चारों विकल्प सही होंगे, यानी ऑप्शन ए 1 2 3 4 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए 4 महत्वपूर्ण विद्रोहों को काल क्रमेण सजाइए, यानी कि इसके समय में जो 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे इसे कालक्रम से सजाना है। यानी कि पहला इसके समय का जो विद्रोह हुआ था वह नवीन मुसलमानों या मंगोलों का आक्रमण था, यानी कि मंगोलों का जो आक्रमण था वह पहले हुआ। दूसरे नंबर पे था उमर मलिक एवं मंगू का विद्रोह, उमर मलिक एवं मंगू, यानी कि दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पे हो जाएगा और दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो होता है वह हाजी मौला जो संत थे, सर ये तीसरे नंबर हो जाएगा, उनकी हत्या करवा दी गई थी। और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा अकद खां, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 3 4 2। अलाउद्दीन ने अपने समय में हुए सभी विद्रोहों को बर्बरता के साथ कुचल दिया। मुस्लिम निरंकुशता अलाउद्दीन के शासनकाल में अंतिम सीमा तक पहुंच गई। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन पूछा जा रहा है, तो ये कथन इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया। हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति किस प्रकार की थी? तो हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की जो नीति थी वह कठोरतापूर्ण नीति थी हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की। हिंदुओं के बारे में अलाउद्दीन की नीति के विषय में कौन सा कथन सही है? हिंदुओं के बारे में अलाउद्दीन की नीति जो थी, कठोर कर व्यवस्था द्वारा सुल्तान ने हिंदुओं को निर्धन बनाने का प्रयास किया, कुछ सही है। हिंदू राजस्व पदाधिकारी चौधरी खूत मुकद्दम आदि के विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं को वापस ले लिया गया। इसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करके देवी देवताओं की मूर्तियों को अपना अपमानित किया करने की नीति को भी चालू रखा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हिंदुओं की दरिद्रता का उल्लेख करते हुए किस इतिहासकार ने कहा कि चौधरी खूत और मुकद्दम इस योग्य नहीं रह गए कि घोड़े पर चढ़ सकते, हथियार बांध सकते, अच्छे वस्त्र पहन सकते अथवा पान का शौक कर सकते। उनकी दशा ऐसी हो गई कि खूत और मुकद्दमों की स्त्रियां मुसलमानों के घर मजदूरी करने के लिए जाने लगी थी। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है बर्नी का, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह कथन दिया गया है। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। तो सुल्तान बनने से पूर्व इसने मुख्य रूप से देवगिरी का अभियान तो किया ही था, लेकिन देवगिरी जाते समय इसे रास्ते में भिलसा भी प्राप्त हुआ था, इसलिए भिलसा की भी पहले विजय किया और चंदेरी की भी विजय की। और ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी, यानी देवगिरी का इसने विजय किया, चंदेरी और भिलसा की भी इसने विजय की थी, इसलिए उपयुक्त सभी विजय हो जाएगी। निम्नलिखित सैन्य अभियानों में किसकी सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा प्रबल हो गई तथा जिसमें प्राप्त अपार संपदा ने उसके सुल्तान बनने के कार्य को सरल कर दिया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा वह देवगिरी जो देवगिरी साम्राज्य था उसी की सफलता ने इसे सुल्तान बनने की आकांक्षा को पैदा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत पर किए गए सैन्य अभियानों द्वारा जीते गए राज्यों के प्रति उसकी नीति क्या थी? तो उसकी नीति अपनी अधीनता स्वीकार कराकर कर मुक्त कर देना, अपने साम्राज्य में मिला लेना, अधीनता स्वीकार कराकर वार्षिक कर लेना, उपर्युक्त सभी। तो इसकी जो नीति थी उत्तर भारत के प्रति, वह अपने साम्राज्य में इसने प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया था, खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों को, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों को इसने अपना करद राज बनाया था, यानी वार्षिक कर सिर्फ
प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के बघेला शासक रायकर्ण यानी कर्ण भी इसे कहा जाता को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन ने अपनी सेना का नेतृत्व किसे सौंपा था। यानी गुजरात विजय के लिए गुजरात का जो शासक था रायकर्ण देव, जो बघेल वंशीय शासक था, उसकी विजय प्राप्त करने के लिए इसने उलुग खां एवं नुसरत खां, इसके दो योग्य सेनापति थे उलुग खां एवं नुसरत खां, इन दोनों को गुजरात विजय के लिए भेजा था। गुजरात का शासक उस समय बघेल वंश का शासक था, रायकर्ण देव था, और इसी गुजरात विजय के समय ही इसे मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। रायकर्ण गुजरात पराजित होकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण ली। इस अभियान में किसे गिरफ्तार कर नुसरत और उलुग ने सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। तो कमला देवी, देवला देवी, यानी कि कमला देवी और देवला देवी, इसमें से एक इसकी पुत्री थी और कमला देवी इसकी पत्नी थी। तो कमला देवी को इन नुसरत खां तथा उलुग खां ने बंदी बना करके दिल्ली लाया और जिससे अलाउद्दीन ने अपना विवाह करके उसे अपनी रानी यानी मलिका जहां के रूप में बना लिया था। 55 क्वेश्चन है, हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर जिसे कालांतर में अलाउद्दीन ने मलिक नायब का पद प्रदान किया, किस सैन्य अभियान के समय पकड़ा गया। जैसा कि हमने बताया कि यह गुजरात अभियान के समय मलिक काफूर को प्राप्त किया गया था और इसे खरीदा गया था 1000 दिनार में। निम्नलिखित में किसे 1000 दिनारी कहा गया। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया। चूँकि यह 1000 दिनार में खरीदा गया था इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था वह हमीर देव शासक था। हमीर देव रणथंभौर का शासक था। रणथंभौर का किला जीतना अलाउद्दीन के लिए एक महत्वपूर्ण विजय के रूप में थी। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने किस बहाने का सहारा लिया था। तो मंगोल से भारतीय मुसलमान बने विद्रोहियों को हमीर देव द्वारा संरक्षण देना, हमीर देव द्वारा वार्षिक कर न चुकाना। तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ, चूँकि उत्तर भारतीय राज्यों से वह कर न लेकर के उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लेता था। हमीर देव द्वारा गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण देना, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, चूँकि हमीर देव गुजरात के शासक रायकर्ण को न शरण दिया था बल्कि रायकर्ण को शरण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने किया था। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंगोल से भारतीय मुसलमान बने विद्रोहियों को हमीर देव द्वारा संरक्षण दिया गया था। 59 क्वेश्चन है, हमीर देव अपने किस उच्चाधिकारी के विश्वासघात के कारण रणथंभौर के युद्ध में पराजित हुआ। हमीर देव जो रणथंभौर का सुल्तान था, शासक था, उसका जो मंत्री हुआ करता था रणमल, रणमल के धोखे के कारण रणमल ने धोखे से किले पर अलाउद्दीन के सैनिकों का आधिपत्य स्थापित करवा दिया, यानी कि रणमल ने हमीर देव को धोखा किया था और इसी वजह से हमीर देव रणमल के विश्वासघात के कारण ही युद्ध में पराजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में किसकी मृत्यु इस रणथंभौर युद्ध के दौरान हो गई थी। तो उलुग खां, नुसरत खां नाम से जो योग्य सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनमें से नुसरत खां जो था उसकी मृत्यु इसी रणथंभौर विजय के दौरान, रणथंभौर के किले की जीत के समय ही नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन के समय में मेवाड़ पर किस वंश के शासकों का शासन था। तो मेवाड़ पर इस समय गहलोत वंश के शासक राणा रतन सिंह का शासन था, जिसकी पत्नी पद्मावती की सौंदर्य से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि पद्मावत के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इस बातों का वर्णन किया गया है कि उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने की लालसा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जहां के शासक थे राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक रतन सिंह को परास्त कर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम बदल कर रखा था। तो मेवाड़ का नाम बदल करके इसने खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद इसके पुत्र का नाम खिज्र खां था और उसी के नाम ही इसने खिजराबाद कर दिया था मेवाड़ का नाम। 1305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। उसमें मालवा का शासक कौन था। तो उसमें मालवा का जो शासक था म से मालवा था और म से महलक देव थे, यानी कि मालवा का जो शासक था उसमें महलक
देव था। अलाउद्दीन के निम्नलिखित आक्रमणों को कालक्रम से सजाना है। तो इसके आक्रमणों को कालक्रम से सजाना है तो सबसे पहले इसने गुजरात विजय किया था 1298 से 1301 ईस्वी के इर्द गिर्द, यानी कि सबसे पहले इसने गुजरात विजय की थी। ये ऑप्शन पहले हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा इसने रणथंभौर की विजय की थी, चूँकि रणथंभौर का किला भी बहुत महत्वपूर्ण था। और तीसरे नंबर पे इसने बंगाल की विजय की थी। और चौथे नंबर पे इसने मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ की विजय की थी। और पाँचवें नंबर पर इसने सिवाना की विजय की थी, यानी कि सिवाना पाँचवें नंबर पर होगा। यानी कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले 5 आ रहा है, यानी कि 5 2 5 2 4 3 1, यानी कि 5 2 4 3 1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5वां पहले नंबर पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन असत्य है? गुजरात 1298 1301, जैसे कि हमने बताया। चित्तौड़ विजय इसने 1303 ईस्वी में की है तथा रणथंभौर की जो विजय है इसकी वह 1299 से 1301 ईस्वी में की गई है। लेकिन जो डी ऑप्शन है मालवा की विजय, यह 1300 ईस्वी में ना करके काफ़ी बाद में इसने मालवा की विजय किया है, तो ये ऑप्शन गलत है। कुशल योद्धा एवं योग्य राजनीतिज्ञ सेनापति हरनद कोका ने किस राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान की थी? तो कुशल योद्धा थे और योग्य राजनीतिज्ञ सेनापति थे हरनद कोका जो थे, ये मालवा के ही राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। हरनद कोका मालवा से जुड़े हुए थे। परमार शासक शीतल देव, जिसे 1308 में सुल्तान अलाउद्दीन ने पराजित किया, कहाँ के शासक थे? परमार वंशी शासक थे। कौन? शीतल देव थे। ये मारवाड़ के शासक थे। राजपूताना राज्य हुआ करता था, मारवाड़ के शासक थे। इन्हें 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के जीते हुए राज्यों के प्रति अलाउद्दीन की क्या नीति थी? चूँकि ये दक्षिण से जुड़ी, दक्षिण विजय से जुड़े हुए क्वेश्चन है उसके। दक्षिण के जीते हुए राज्यों के प्रति अलाउद्दीन की नीति क्या थी? तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि उसकी करद राज्य की नीति थी, यानी करद राज्य बनाता तो उन्हें जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल करना। ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड है, केवल अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना, यह भी नहीं है। अपनी अधीनता स्वीकार कराकर वार्षिक कर वसूलना, यानी कि जैसा हमने कहा कि करद राज्य बनाना, उन्हें अधीनता स्वीकार कराकर उनसे वार्षिक कर प्राप्त करता था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान के समय वहाँ के महत्वपूर्ण राजवंश कौन थे? तो दक्षिण में उस समय देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड, ये सभी राज्य थे। और इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़े में कौन सही नहीं है? तो इसमें तेलंगाना की राजधानी जो थी वारंगल थी, होयसल की राजधानी द्वार समेत थी, पांड की मदुरा थी। ऑप्शन जो डी है देवगिरी या गुलबर्गा इसकी राजधानी नहीं थी। गुलबर्गा वगैरह ये बहमनी से जुड़े हुए थे। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन देवगिरी को एक बार जीत चुका था, तो दोबारा उसे देवगिरी जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देवगिरी के शासक ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ के शासक ने गुजरात के भगोड़े शासक रायगढ़ देव और उसकी पुत्री देवला देवी, जो अलाउद्दीन के शत्रु थे, को शरण दे रखी थी। तो ये दोनों ऑप्शन, देवगिरी इसने वार्षिक कर भी देना बंद कर दिया था, और जो रायगढ़ देव है गुजरात का शासक था और उसकी पुत्री, इन दोनों को इसने शरण दी थी। इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय अभियान का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है वह मलिक काफूर को दिया जाता है, चूँकि मलिक काफूर गुजरात विजय में प्राप्त किया गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। यह एक हिंदू हिजड़ा था, लेकिन साहसी, योग्य और योग्य सेनापतित्व का गुण इसमें विद्यमान था, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का पूरी तरह से श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, 1307-8 ईस्वी में मलिक काफूर और अलप खां के नेतृत्व में खिलजी सेनाओं ने देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को परास्त किया। तो इसमें देवगिरी का जो शासक हुआ करता था वह रामचंद्र देव था, यानी कि पहले से ही इसी का नाम था
रामचंद्र देव और आगे चल करके इसी का पुत्र शंकर देव रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद जब इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है और आगे इसी का पुत्र शंकर देव देवगिरी का सुल्तान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवला देवी जो देवगिरी के यादव शासकों के संरक्षण में थी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र रिवज नहीं बल्कि खिजर खां से कर दिया गया। देवला देवी किसकी पुत्री थी? तो देवला देवी जो पुत्री थी वह राय कर्णदेव यानी गुजरात के जो शासक हुआ करते थे राय कर्णदेव उनकी पुत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट है और हमने 150 क्वेश्चनों की श्रृंखला को 75 क्वेश्चनों के 2 सेट के रूप में ए और बी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस सेट का यानी कि खिलजी वंश के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के पार्ट ए के तहत ये 75वां क्वेश्चन था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को रायन की पदवी तथा एक शाही चंदोबा भेंट किया? तो इसने रामचंद्र देव को ही प्रारंभ में रामचंद्र देव को इसने रायन की पदवी दी थी तथा शाही चंदोबा भी प्रदान किया था जब उसने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये 75 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप जब कई बार इस वीडियो को सुन करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमने थोड़ा स्पीड कम करके क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है ताकि आप भी अपना ऑप्शन चुन सकें, पढ़ सकें, क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ सकें। तो खिलजी वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पार्ट बी की श्रृंखला को लेकर के हम जल्द ही उपस्थित होते हैं। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक्स।